नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव खन्ना स्वागत करता हूं आपका ब्रजेश यदुवंशी मैथ क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं संविधान की क्लासें रोज आपके सामने लेकर के आता हूं, तो उसी क्रम में दोस्तों आज जो मैं आपके सामने लाया हूं वो है भाग 4, क्योंकि भाग 3 हम कंप्लीट कर चुके थे। मौलिक अधिकार वाला जो हिस्सा था वो पूरी तरीके से हमने समाप्त कर लिया था। आज भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों, अगर आप किताबें रट रट कर थक चुके हैं, आपके समझ में संविधान नहीं आता है, या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन आपने खूब संविधान पढ़ा है और अभी तक आपके समझ में नहीं आया है, तो आप बहुत अच्छी जगह पर आ चुके हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक इस तरीके से संविधान पढ़ा दूंगा कि आप संविधान के ज्ञाता बन जाएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो बने रहिएगा मेरे साथ, थोड़ी देर इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो जैसा कि आपको पता है भाग 4 और भाग 3 ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी एक तरीके से अधिकार ही है। और जो मूल अधिकार थे भाग 3 में, वो भी मूल अधिकार थे। ठीक, वो भी अधिकार और ये भी अधिकार, लेकिन दोनों में कुछ असमानताएं हैं। क्या असमानताएं हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, पहले बात करते हैं भाग 4 की, और भाग 4 से कहां से सवाल बन सकते हैं ये आप अपने कॉपी में लिखते रहना, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि किस भाग को राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे भाग 4। इसका विपरीत आपसे पूछा जाता है कि भाग 4 को किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, फिर दूसरी बात आपसे पूछी जा सकती है कि भाग 4 में कितने अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया है, तो आपका जवाब होगा 36 से लेकर 51 तक। तो ये वो बातें थी मोटी मोटी जो आपसे वनडे एग्जाम में पूछी जाती हैं। फिर दूसरी बात दोस्तों जो आपसे पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है, जैसे कि मौलिक अधिकार थे वो किस संविधान से ले लिए गए थे, यानी किस देश के संविधान से लिए गए थे, तो आपका जवाब था वहाँ पर अमेरिका। लेकिन अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होगा दोस्तों आयरलैंड। ठीक, ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो प्रावधान है कहाँ से लिया गया है दोस्तों, ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक, अब जो इससे अगली बात है वो ये है कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि इन्हें हम किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दे सकते। जैसे कि मूल अधिकारों को देश की किसी भी अदालत में चुनौती दी जा सकती थी, ऐसे ही इन्हें नहीं दी जा सकती। फिर इन्हें सम्मिलित क्यों किया गया, इसका जवाब मैं धीरे धीरे आपको आगे चल करके बताऊंगा। जब इसकी सुविधाएं मैं आपको गिनवा दूंगा तब मैं बताऊंगा कि इन्हें क्यों ये दर्जा प्राप्त है कि इन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, या फिर इनके ऊपर कोई वाद विवाद हम लोग नहीं कर सकते, मूल अधिकार पर कर सकते हैं। अब मूल अधिकार में और इसमें जो थोड़ा सा अंतर है वो ये है कि मूल अधिकार पैदा होते ही अपने आप ही मिल जाते हैं किसी भी नागरिक को। ठीक है, किसी भी नागरिक को अपने आप ही मिल जाते हैं। लेकिन ये जो भाग 4 है इसमें जितने भी अधिकार और जितनी भी नीतियां दी गई हैं दोस्तों, वो तभी हमें मिलेंगी जब राज्य सरकार हमें देगी या केंद्र सरकार हमें देगी। उसके पहले हमें ये नहीं मिल सकती। और ये भी डिपेंड करता है कि वो देना चाहे तो ठीक, और अगर ना देना चाहे तो ठीक, है ना। अब इससे जो रिलेटिव बात है, जैसे कि इसे सम्मिलित क्यों किया गया, तो दोस्तों संविधान निर्माताओं ने यानी संविधान सभा में हमारे जो संविधान सलाहकार थे उनका नाम था BN राव, आप जानते ही हैं। BN राव ने एक सलाह दी थी कि मूल अधिकार को जिस तरीके से संविधान में सम्मिलित किया गया है उसी तरीके से, मतलब मूल अधिकार ही बनाकर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भी शामिल किया जाए। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया था कि वोटिंग नहीं होती थी संविधान सभा में, केवल एक आम राय बनती थी और उसी के आधार पर चीज़ों को अच्छा करके सजा के सम्मिलित कर लिया जाता था। तो इनकी सलाह मानी तो गई, लेकिन उसमें ये रख दिया कि हम इसको मूल अधिकार वाले हिस्से में तो नहीं रखेंगे, इसको एक अलग से भाग बना देते हैं भाग 4, और वहाँ पर इसको रख देते हैं, और इसे जो है किसी भी अदालत में चुनौती कोई भी नागरिक नहीं दे सकता, तो इसको रख दिया गया। तो फिर इसका जो मूलभूत कारण था संविधान में सम्मिलित करने का, वो मूलभूत कारण ये था कि संविधान निर्माताओं के मन में जो बात चल रही थी, क्या चल रही थी, जैसे कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का जो एक समावेश था, है ना। क्या था, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना कह लो, या आप कल्पना से ही काम चलाएं। ये जो कल्पना थी कल्याणकारी राज्य की, तो इसका जो समावेश है ना दोस्तों, वो डायरेक्ट इसमें रख दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रख दिया गया है कल्याणकारी राज्य की कल्पना। अब ये कैसे थी ये दोस्तों, इसके आधार जो थे वो 3 थे। पहला था तुम्हारा गांधीवाद,
गांधीवादी कह लेते हैं, दूसरा था समाजवादी और तीसरा था हमारा उदारवादी, है ना। तो इनका जो समावेश था, जो गांधी जी की विचारधारा थी, जो एक समाज को सामाजिक बनाने की विचारधारा थी समान रूप से, या फिर जो उदारवादी जो विचारधारा थी, वो सारी की सारी जो हमारी सम्मिलित है, यही हमारे राज्य की एक कल्पना थी कि हमारा देश ऐसा होगा आज़ादी के बाद। जब संविधान लागू हो जाएगा तो ये राज्य के कर्तव्य होंगे कि इन नीतियों को जो भाग 4 में दी गई हैं ये अपने राज्य पर लागू करे, ये सुविधाएं अपने नागरिकों को दे, है ना। ये उसका मतलब एक नीति के तहत आता है राज्य के अंदर, है ना। राज्य का मतलब सरकार के तहत। तो ये जो कल्पना थी, या मतलब ये जो उनके माइंड में चल रहा था, इन सारी बातों को किसमें समाहित किया गया है? ये समाहित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, कि राज्य के ये कर्तव्य होंगे अपने नागरिकों के प्रति। अब ये क्या क्या कर्तव्य होंगे, इनका जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका जो प्रावधान किया गया है कि क्या क्या सुविधाएं हम अपने नागरिकों को दे सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये परिवर्तनीय क्यों है, क्यों नहीं है, इसकी चर्चा हम करेंगे बाद में। पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके अंदर ऐसी क्या क्या सुविधाएं नागरिकों को दी जाती रही हैं और दी जाती रहेंगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें जो अनुच्छेद आएगा आपका, अनुच्छेद 36 से बात करते हैं ना। 36 में ज़्यादा कुछ है नहीं, और आमतौर पर आपने देखा होगा कि ये आपको किताबों में भी नहीं मिलता। जो वनडे एग्जाम के लिए आप किताबें खरीद के लाते हैं पढ़ने के लिए, तो आपने देखा होगा कुछ आर्टिकलों को गायब कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों मैं अगर आपको पढ़ रहा हूँ तो एग्जाम के लिहाज से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन अगर आप एक संविधान की जानकारी वैसे भी लेना चाहते हैं तो भी आपके लिए ज़रूरी होगा। तो आर्टिकल 36 में कुछ नहीं है, केवल राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा दी गई है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता देना कि आर्टिकल 36 में है। फिर अनुच्छेद 37 की अगर हम बात करें, तो जो बात मैं अभी बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये जो है परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है ना, किसी भी अदालत में। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया। अब अनुच्छेद 38 से बात शुरू करते हैं। अनुच्छेद 38 क्या है? देखो दोस्तों, राज्य, राज्य मतलब सरकार, यानी लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगी। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगी, मतलब जो उसकी जनता है उसकी वृद्धि के लिए, अभिवृद्धि का मतलब उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाएगी। अब उस सामाजिक व्यवस्था में क्या हो सकता है, आप नोट करते रहना जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। सीधा सीधा ऐसे ही पूछ लिया जाता है किस आर्टिकल में ये वाली बात, तो आप जो है, मैं अगर लिखूंगा तो वक्त ज़्यादा लगेगा, ठीक है, आप नोट करते चलें। तो अनुच्छेद 38 की अगर हम बात करें, तो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिसके अंदर सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनैतिक न्याय और आर्थिक न्याय, राज्य के नागरिक प्राप्त कर सकें, है ना। सामाजिक न्याय प्राप्त कर सकें, राजनीतिक न्याय मतलब राजनीति में कोई भी आ जाए, कोई वो भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक न्याय मतलब आय से मतलब होता है इसका, है ना, जो हमारी जो कमाई होती है, इनकम होती है उससे, है ना। तो ये सारे के सारे न्याय पाने का जो अधिकार होगा वो नागरिक होगा। और ये व्यवस्था कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। ये बात किस में है? 38 में है। अब बात चलती है आर्टिकल 39 की, 39। अब देखो दोस्तों, ये दोनों आप एक साथ याद करना है। पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको याद भी करा दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बिल्कुल भी दिमाग से अपने टेंशन हटा दीजिए, कोई बोझ है किसी तरीके का हटा दीजिए। क्योंकि अगर आपने मेरी अभी तक रेगुलर क्लासें ली हैं ना, तो दोस्तों अच्छे से ली हैं और ईमानदारी से आपने पढ़ा है, तो अभी तक जितने भी आर्टिकल हैं 35 तक, क्योंकि 35 तक हम पढ़ चुके हैं, जिसमें 35 नहीं पढ़ा था, 34 नहीं पढ़ा था, 33 नहीं पढ़ा था, क्योंकि उनका ज़्यादा महत्व नहीं था। लेकिन 35 तक का जो हिस्सा था वो हमने कवर कर लिया है। आमतौर पर हमने 32 आर्टिकल तक पढ़ लिया है। तो मैं ईमानदारी से कह सकता हूं, अगर आपने पूरी ईमानदारी से पढ़ा है दोस्तों, तो आपको 32 आर्टिकल याद हो गए होंगे, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं तो बात अलग है। अब आर्टिकल 39, इसमें क्या है दोस्तों? इसमें है समान कार्य के लिए समान वेतन। वेतन मतलब वेतन क्या होता है? तनख्वाह, है ना। समान कार्य के लिए समान वेतन।
इसका क्या अर्थ हुआ, लेकिन इसमें भी वो है कि मतलब अफसर की भी समानता होनी चाहिए। अफसर की समानता मतलब एक ही जॉब में होनी चाहिए, एक ही लेवल पर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कोई ग्रुप डी में है, कोई अधिकारी रेंज पर है, ऐसा नहीं। मतलब स्त्री और पुरुष में अगर एक समान कार्य कर रहे हैं ना वो, तो उन्हें एक समान ही वेतन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ग्रुप डी में किस लड़की की जॉब लग गई, लड़के की जॉब लग गई, है ना, तो लड़के को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, लड़की को कम मिल रहे हैं, या फिर लड़की को ज़्यादा मिल रहे हैं, लड़के को कम मिल रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, समान कार्य के लिए समान ही वेतन दिया जाएगा, ठीक। लेकिन एक ही अगर लेवल पर है तो लेवल 1 में है तो लेवल 2 में है, तो ऐसा नहीं है कि कोई ऊंची पोस्ट पर है कोई नीची पोस्ट पर तब भी समान, ये नहीं, समान कार्य के लिए समान वेतन। अब इसमें 39 का है दोस्तों, ये क्या कहता है, ये कहता है आपका समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, विधिक सहायता। इसका समान न्याय का तो मतलब आप समझ गए होंगे, समान न्याय। निशुल्क विधिक सहायता का क्या मतलब हुआ, इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि हमारे राज्य का कोई एक ऐसा नागरिक है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है और उसके साथ कोई अन्याय हो गया है, वो इसलिए आर्थिक कमज़ोर है, इसलिए वो न्याय पाने के लिए गुहार नहीं लगा सकता, है ना, मतलब अदालत नहीं जा सकता, तो राज्य का ये कर्तव्य होगा कि उसको जो है वकील करके दे या उसका केस खुद लड़े। तो इसलिए निशुल्क विधिक सहायता, बिना पैसों के, है ना, जो विधिक सहायता का मतलब कानूनी सहायता जो होगी ना, वो राज्य उसके लिए निर्धारित करेगा, है ना, ये राज्य की नीति का ही एक हिस्सा होगा कि वो केस या जो वो मामला है उसके प्रति जो अन्याय हुआ है वो उस व्यक्ति का ना हो करके अब वो राज्य सरकार का हो जाएगा और राज्य सरकार अपने हिसाब से जो है उसका केस लड़ेगी। अब इसके अंदर कुछ बातें और आती हैं, जैसे कि धन का समान वितरण। एक्चुअली क्या है दोस्तों कि इसके अंदर ना का, खा, गा 3 हिस्से हैं, तो का में कुछ है, खा में कुछ है, गा में कुछ है ना, तो आप लिख सकते हैं कि धन का समान वितरण, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। लेकिन आमतौर पर आपसे यही पूछा जाता है किस आर्टिकल में, इतना डीपली नहीं आता, तो आप लिख देंगे आर्टिकल 39। तो दोस्तों इसे आप एक साथ याद करें और आप इसे एक साथ याद करें, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब है अनुच्छेद 40। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि गांधीवादी विचारधारा को भी, मतलब गांधी जी के जो विचार थे उन्हें भी शामिल किया गया है। तो एक विचार तो दोस्तों यही था, ये क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन, है ना। ये किस आर्टिकल में, डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि किस आर्टिकल में है, तो आपका जवाब होगा 40। गांधी जी का जो विचारधारा थी वो ये थी, उनकी मृत्यु जल्दी हो गई थी, संविधान लागू भी नहीं हो पाया था, 48 में उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। लेकिन उनकी विचारधारा यही थी कि अगर हमें देश को विकसित करना है तो देश के एक एक नागरिक को विकसित करना होगा, और देश का एक एक नागरिक विकसित तभी होगा जब उसका शासन उसी के हाथ में होगा। कहने का मतलब ये है कि आजकल आपने देखा होगा कि हर ग्राम पंचायत में चुनाव होते हैं, 5 साल में कोई ना कोई प्रधान भी बन जाता है ना। सपोज करके आप देखिए कि एक ज़िले में जैसे कि 40-50 गांव होते और उन गांव का एक ही प्रधान हुआ करता, तो क्या आपको लगता है कि कोई एक व्यक्ति वहां तक पहुंच भी पाता, या उसकी जो असुविधाएं हैं वो वहां तक पहुंच पाती, उसकी शिकायतें वहां तक पहुंच पाती? नहीं हो पाती ना। तो जब ऐसा नहीं हो पाएगा तो सीधी सी बात है, जब नागरिक ऊपर नहीं उठेंगे तो देश ऊपर कैसे उठ जाएगा। इसलिए गाँव वालों का शासन गाँव वालों के हाथों में देने के लिए ग्राम पंचायतों का गठन किया गया, और ये अब अनिवार्य रूप से लागू भी कर दिया गया है। आपको पता है, मैंने अनुसूची आपको पढ़ाई थी 11वीं, जिसके अंदर मैंने बताया था कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ दिया गया था और ये अनिवार्य अब हो गया है। तो इसलिए दोस्तों ग्राम पंचायतों के जो चुनाव होते हैं वो यही है, ग्राम पंचायतों का गठन, है ना, आर्टिकल 40 में, मतलब उनका शासन उन्हीं के हाथ में। अब बात आती है अनुच्छेद 41। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार।
है ना, ये है। कुछ दिशाओं में काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार एवं लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम, अब इसका क्या अर्थ हुआ है ना, थोड़ा सा समझ के चलना। जैसे कि मैंने आपको क्या कहा था, आप अगर किताबें रटते रटते थक गए हैं, समझ में नहीं आया है, तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे चैनल पर आए हैं, क्योंकि आप अभी समझ लेंगे कि कितनी आसान शब्दों में मैं आपको ये बात क्लियर करके चलूँगा। आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। जैसा कि मैंने बताया 36 37 आप एक साथ याद करिए, 38 39 आप एक साथ याद करिए, 40 का एक अपना ही रूप है ग्राम पंचायतों का गठन, इसे आप गांधीवादी के रूप से याद कर लें 40 को अकेले में। अब जो 41 42 43 पढ़ेंगे ना, ये काम से ही रिलेटिव है, इन्हें एक साथ पढ़ना, आराम से याद हो जाएंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो कुछ दशाओं में काम पाने की मतलब कुछ दशाएं क्या हो सकती हैं, जब आदमी के पास रोजगार ना बचे, है ना, तो वो भी तो एक दशा है भाई, काम ठप पड़ गया। या ग्रामीण इलाकों में आप जा कर के देखें, वहाँ फर्में नहीं होती हैं, वहाँ इतनी फैक्ट्रियाँ नहीं होती हैं, वो बेचारे काम क्या करें, अगर खासतौर पर वो लोग जिनके पास ज़मीनें भी अच्छी नहीं है ना। तो ऐसी दशाओं में काम पाने का जो अधिकार होगा वो नागरिकों का होगा, और ये व्यवस्था जो बनाएगी ना, ये राज्य बनाएगी, यानी कि सरकार बनाएगी। तो जैसे कि इसके अंतर्गत आपने देखा होगा चलता है मनरेगा, है ना, मनरेगा आपको सुना सुना लग रहा होगा, ये आज भी अवेलेबल है, आज भी चलता है ग्रामीण इलाकों में। इसके अंतर्गत क्या होता है कि ग्रामीणों को से काम कराया जाता है सड़कों पर, है ना, और उसके बदले उन्हें मजदूरी दी जाती है ताकि बेरोजगारी दूर की जा सके। तो काम पाने का अधिकार आप मनरेगा से समझ गए होंगे, है ना। शिक्षा को समझाने की जरूरत नहीं है, इसको तो आप समझते ही हैं। अब लोक सहायता किस तरीके से पाई जा सकती है, लोक सहायता पाने का जो अधिकार है ना, अधिकार तो है लेकिन डिपेंड करता है राज्य सरकार पर। अगर वो देती है तो ठीक है, अगर नहीं देती तो आप कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकते कि ये मेरा अधिकार था, मूल अधिकार की तरह। ये राज्य पर डिपेंड करता है, देना चाहे तो ठीक है, नहीं देना चाहे तो ठीक है। तो लोक सहायता ये क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा विधवा पेंशन योजना चलती है, वृद्धों के लिए जो पेंशन चलती है, विकलांगों के लिए जो पेंशनें चलती हैं, ये भी तो लोक सहायता है भाई। कोई स्त्री अगर विधवा हो गई है और उसका जीवन यापन सही से नहीं हो पा रहा है, तो ये राज्य का दायित्व होगा कि इसको सहायता दे, है ना। या कोई व्यक्ति बुजुर्ग है, वो रिटायर्ड हो गया है ना, अब वो अपना जीवन यापन कैसे करे, तो उसको पेंशन दी जाएगी, ठीक। या फिर विकलांग कोई व्यक्ति है, स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, अब वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा, तो उसको एक विशेष सुविधा दी जाएगी। तो इसी को कहते हैं लोक सहायता। तो इसके अंतर्गत ये सारी सुविधाएं दी जाती हैं, और ये आर्टिकल 41 के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है ना, लेकिन डिपेंड करता है राज्य के ऊपर। अब चलते हैं आगे आर्टिकल 42 के। आर्टिकल 40 आप अलग से याद करेंगे, 41 42 43 आप एक तरीके से याद करेंगे, है ना। तो अब 42 देखते हैं, 42 क्या है। काम की न्याय संगत और प्रसूति सहायता, ये दो बातें हैं इसके अंदर। काम की न्याय संगत मतलब काम भी न्याय संगत का होना चाहिए, ऐसा नहीं है कोई भी काम करा दिया, है ना। जिस तरीके से मतलब करने वाला काम होना चाहिए, एक तरीके से आप ऐसे समझ के चलें कि काम की जो संगत है ना, वो न्यायपूर्वक होनी चाहिए, है ना, उसके विपरीत ना हो। जैसे कि कोई हल्का सा आदमी है और उससे बहुत भारी काम करा रहे हैं आप, इस तरीके की जो बातें होती हैं ना, वो। प्रसूति सहायता आप जानते ही हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनके लिए जो सुविधाएं देने की जो जिम्मेदारी होगी वो भी राज्य सरकार की होगी। जैसे कि एम्बुलेंस चलती है ना, निःशुल्क एम्बुलेंसों का जो प्रावधान है वो भी इसी आर्टिकल के द्वारा है। सरकारी हॉस्पिटलों में जो विशेष सुविधाएं दी जाती हैं ऐसी स्त्रियों को, तो ये भी जो सारी सुविधाएं हैं ये आर्टिकल 42 के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक है दोस्तों। अब आर्टिकल पढ़ते हैं हम 43। चलिए 41 42 43 आप एक साथ पढ़ेंगे, है ना। तो आप पढ़ते हैं 43। इसके अंदर क्या है, कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। आप जो है ये सब लिखते चलना, जो भी यहाँ पे लिखा जा रहा है, क्योंकि संवैधानिक भाषा है। आम शब्दों में तो आपको समझाने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ, लेकिन आपको
क्वेश्चन में इसी तरीके के शब्द आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप समझते चलें। कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी, जितने भी कर्मकार होते हैं मतलब मजदूर होते हैं, काम करने वाले होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो मजदूरी का प्रावधान है, किस काम के लिए कितनी होगी, जो एक निर्वाचन की जाती है, ये दायित्व भी राज्य सरकार का होगा। फिर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। अब ये कुटीर उद्योग क्या है, जैसे कि दोस्तों कढ़ाई है, सिलाई है, बुनाई है, ये जो छोटे छोटे आमतौर पर हाथ से छोटे काम होते हैं हाथ से करने वाले, उन उद्योगों को प्रोत्साहन देने की जो जिम्मेदारी होगी वो भी राज्य की होगी, है ना। तो ये क्या था, 43 था। तो आपने पढ़ा 36, 37, 38, 39, 40 एक तरफ पढ़ लिया, 41, 42, 43 इसको आप एक तरफ पढ़ लेंगे। अब ये 44 है, 44 को भी आप अलग ही पढ़ेंगे। देखो ये भी समान है, ये भी समान है, एक जैसे है ना, समरूपी, एक जैसा रूप है, चार का है ना, तो समान हो गई है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। इसमें क्या है, समान नागरिक संहिता। ये दोस्तों आपको देखने में, पढ़ने में 3 शब्दों का ये आर्टिकल लग रहा है, लेकिन इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसी पर सारी डिबेट है 1951 से लेकर और अब 2021 तक, ठीक है, इसी की सारी डिबेट है। समान नागरिक संहिता, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। राज्य ये व्यवस्था बनाएगा कि अपने नागरिकों पर मतलब पूरी तरीके से हर किस्म की समानता लागू हो जाए। समान नागरिक संहिता, उसके नागरिकों पर जो कोड है वो समान रूप से एक साथ लागू हो, चाहे धार्मिक रूप से या फिर सामाजिक रूप से। लेकिन दोस्तों इसमें आर्टिकल जो बीच में आता है ना, वो आर्टिकल 25 आता है, जो ये कहता है कि हर नागरिक को अपना धर्म स्वेच्छा से मानने की इजाज़त है, वो उसका मूल अधिकार है। उसके आधार पर कोई भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आपने देखा होगा 3 तलाक हटाई गई, क्यों हटाई गई? वर्तमान सरकार को ये लगा कि मुस्लिम महिलाओं के साथ प्रताड़ना होती है ना, प्रताड़ना होती है, वो जो है प्रताड़ित ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उन्हें तलाक दे दी तो बेचारी वो कहीं नहीं जा सकती। अब हिंदू महिला या और महिलाएं हैं, उन्हें अगर तलाक दे दी वो कोर्ट का सहारा ले सकती हैं। तो ये तो अन्याय है ना। जबकि आर्टिकल 44 है समान नागरिक संहिता, लेकिन कमज़ोर कहाँ पड़ जाता है ये वहाँ कमज़ोर पड़ जाता है कि इसको आप किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी कानून बनाकर संविधान में संशोधन करके किसी भी तरीके से वो प्रावधान लाया गया, 3 तलाक को ख़त्म कर दिया गया, है ना। अब इसका बहुत लंबा दायरा है, अब भी बहुत सारी चीज़ें बची हैं, है ना, कि मतलब जो काम, जो नियम, जो कानून एक समुदाय पे लागू होता है तो वही कानून दूसरे समुदाय पे क्यों लागू नहीं हो रहा। मतलब एक समुदाय का व्यक्ति 4 शादियां कर रहा है और एक समुदाय का व्यक्ति 1 ही शादियां कर रहा है, तो इस समुदाय के व्यक्ति के लिए, औरतों के लिए अन्याय है कि वो एक ही पुरुष के साथ रह रही हैं। तो ये अन्याय क्यों है ना। तो ये बहुत लंबी डिबेट है और ये सारा जो दायित्व है ना, ये यही आर्टिकल पर जाता है, समान नागरिक संहिता। खैर हम उस डिबेट में नहीं पढ़ेंगे। तो अब आते हैं आर्टिकल 45 में है बालकों के लिए, बालकों से मतलब है 6 से कम, 6 वर्ष से कम, है ना, बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा। अब दोस्तों आपने अभी आर्टिकल 21 का पढ़ा था मूल अधिकार के अंदर, है ना। तो उसमें आपने पढ़ा था 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, है ना। तो ये दोस्तों 86वां संविधान 2002 में जब हुआ ना, उसी समय की कहानी है कि 6 से 14 वर्ष वाली जो 21 के काम में बात है ना, वो यहाँ पर थी। अब यहाँ से 6 से 14 वर्ष वाली बात हटा करके वो 21 काम में रख दी, मूल अधिकार उसको बना दिया। अब ये जगह हो गई खाली ना रहे, इसलिए कुछ अच्छी बातें जोड़नी थी। इसलिए बालकों के 6 वर्ष से कम के लिए अनिवार्य शिक्षा और भी जो उसकी मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो जिम्मेदारियां राज्य करेगा, है ना। तो ये वाली बात कब जोड़ी गई थी? 86वें संविधान सन 2002 में जब संशोधन हुआ था ये वाला, है ना। अब दोस्तों ये तो थी इसकी मोटी बातें। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको जो है न्यायालय में परिवर्तनीय क्यों नहीं है, या फिर हम इसको चुनौती क्यों नहीं दे सकते, है ना। एक एग्जाम्पल दे के मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा समझ के चलना। देखो एक तरफ है आपके फंडामेंटल राइट, भाग 3 लिख देते हैं, एक तरफ है भाग 3, एक तरफ है भाग 4। मतलब भाग 4 ये वाला और ये क्या था? मूल अधिकार थे। ये तो हमारा अधिकार है जो पैदा होते ही हमें मिल जाता है। ये राज्य का कर्तव्य है, हमें दे या ना दे, राज्य की नीतियां हैं, है ना। अब देखो जैसे कि लॉकडाउन में आपने देखा होगा अलग अलग सरकारों ने अलग अलग स्कीमें चलाई कि इतने दिनों तक, इतने महीनों तक अनाज निःशुल्क मिलेगा, हर यूनिट पे इतना किलो मिलेगा, या फिर गरीबों को इतने पैसे हर महीने दिया करेंगे। ये सुविधाएं चल रही थी ना। तो यही तो है लोक व्यवस्था बनाए रखना, लोक व्यवस्था की, लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना।
यही तो है, ये जो नीतियाँ सरकार लाती है ना, ये इसी के अंतर्गत लाती है, भाग 4 के अंतर्गत। अब ये क्यों परिवर्तनीय नहीं है? ये तो भाई मूल अधिकार थे, इसको लेके आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, लेकिन इसको लेके नहीं जा सकते ना, है ना। अब मान लो कोई वर्तमान सरकार है, ये आपको वो सुविधाएं नहीं दे रही है जो पिछली सरकार देती थी, या फिर आप ऐसे समझें कि आपका जो पड़ोसी राज्य है वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं भाग 4 के अनुसार, लेकिन हमारे राज्य की सरकार ऐसी सुविधाएं नहीं दे रही। तो दोस्तों यही तो वो बेस है जो हमें ये हमारे अंदर ये भावना जगाएगा कि चलो ठीक है, मत दो, 5 साल की तो बात है, आने वाले 5 साल के अंदर फिर वोट होगा और फिर वोट में हम तुमको दिखा देंगे कि हम सत्ता बना सकते हैं, तो तुम्हारी सत्ता बिगाड़ भी सकते हैं। तो इसलिए राज्य सरकार जो होती है वो डरी रहे जनता से, मतलब एक तरीके से उसको ये लगा रहे कि अगर मैं इनको मूलभूत इकाइयाँ सुविधाएं नहीं दूंगा तो हो सकता है कि अगली बार जनता मुझे वोट ना दे। और इसी डर की वजह से राज्य सरकारें क्या करती हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन करके इतनी सुविधाएं अपने राज्य को देने लगती हैं ताकि मुझे अगली बार भी मेरी जनता जिता दे। तो इसलिए दोस्तों ये परिवर्तनीय नहीं है, क्योंकि ये तो जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी है कि इन बातों को, मूलभूत बातों को लागू करेगा तो सत्ता में रहेगा, और अगर लागू नहीं करेगा तो भैया दूसरी सरकार है ही। वो बात अलग है कि वर्तमान में राजनीति बदल चुकी है, इन मूलभूत बातों पर अब कोई ध्यान नहीं देता है, किसी को क्या मिल रहा है मतलब ही नहीं है ना, कहीं और ही हमारी राजनीति जा रही है। खैर छोड़ो, वो राजनीति की डिबेट अलग है, लेकिन इसलिए ये परिवर्तनीय नहीं है, मतलब चुनौती हम इसे न्यायालय में नहीं दे सकते। हाँ, एक काम कर सकते हैं, अगर हमें ये सारी सुविधाएं नहीं मिली हैं तो हम अगले 5 साल में सत्ता पलट सकते हैं, है ना, इतना अधिकार हमारे पास है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वाला हिस्सा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश भी की है। तो दोस्तों क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आपको और वीडियो देखनी है संविधान से रिलेटिव, जितनी भी मैं अभी तक पढ़ा चुका हूँ, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक दे दिया है दोस्तों, है ना। और हिंदी व्याकरण भी मेरे द्वारा बहुत ही आसान तरीके से, सरल तरीके से पढ़ाया जा रहा है, जो शायद आपने अभी तक ना पढ़ा हो। केवल बातें नहीं हैं, आप वहाँ पर जाएँ, पहले पढ़ के देखें, पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।